नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने कूलाम के नियम से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को किया था। आज हम लोग कूलाम के सदिश स्वरूप को देखने वाले हैं। आज हम लोग कूलाम के सदिश स्वरूप को देखने वाले हैं तथा अध्यारोपण का सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है हमको, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप हम लोग देखते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई Q1 आवेश तथा Q2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो मान लेते हैं कि Q2 द्वारा Q1 पर कोई बल आरोपित कर रहा है। तो जब ये बल आरोपित करेगा तो ये इधर की ओर बल आरोपित करेगा। और हम मान लेते हैं कि कोई Q1 द्वारा Q2 पर बल इधर आरोपित हो रहा है। तो जब Q2 द्वारा Q1 पर बल होगा तो इसको हम लिखेंगे वेक्टर F12। क्या लिखेंगे? वेक्टर F12, यानी 1 पर आरोपित हो रहा है बल Q2 के द्वारा। और इधर हम लोग देख लेते हैं, इधर जो होगा, इधर बल क्या लगेगा? वेक्टर F Q2 पर बल लगेगा और Q2 पर बल लगेगा Q1 के द्वारा। अब इसका एकांक सदिश देख लेते हैं। तो एकांक सदिश क्या हो जाएगा? एकांक सदिश हो जाएगा हमारा Q1 से Q2 की ओर। किधर हो जाएगा? Q1 से Q2 की ओर। तो उसको हम लोग सूचित करते हैं R कैप से, और इसको 1 से 2 की ओर। 1 से 2 की ओर। और यहां इसका जो Q2 का एकांक सदिश होगा ये इस तरफ लगेगा। किधर लगेगा? इस तरफ लगेगा। तो ये हो जाएगा R कैप टू 1। R कैप टू 1। तो आपको यहां तक बातें समझ में आ गई होगी कि हमने कोई दो बिंदु आवेश लिया Q1 तथा Q2 जो एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। ठीक है। तो Q1 पर बल जो लगा रहा है Q2 द्वारा, ये कैसा है? वेक्टर F12 है। तथा Q2 पर Q1 द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो F21 है, जो कि इसके द्वारा बल लगा रहा है तो उसकी दिशा उधर होगी, और इसके द्वारा बल लगाया जा रहा है तो इसकी दिशा इधर होगी। तो आइए हम इस आगे लिख लेते हैं। मान लेते हैं, माना कि दो स्थिर बिंदु आवेश जिसका परिमाण Q1 तथा Q2 है। Q1 तथा Q2 है। निर्वात में R दूरी पर स्थित है। निर्वात में R दूरी पर स्थित है एवं Q1 द्वारा Q2 पर
लगने वाला Q2 पर लगने वाला विद्युत बल, Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला विद्युत बल क्या होगा, वेक्टर F21, वो Q2 द्वारा Q1 पर Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल, Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल क्या हो जाएगा, वेक्टर F12, क्या हो जाएगा, वेक्टर F12 तथा Q1 से Q2 की ओर तथा Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश R कैप 12 व Q2 से Q1 की ओर Q2 से Q1 की ओर एकांक सदिश क्या है हमारा, R कैप 21 है, R कैप 21 है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कूलाम के नियम से इस पर लगने वाला बल ज्ञात कर लेते हैं। तो अतः Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला वैद्युत बल, ये Q1 से Q2 की ओर, Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल क्या है, वेक्टर F21 है। तो ये क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और इसका एकांक सदिश क्या है, तो एकांक सदिश इसका क्या है, इसका एकांक सदिश R कैप 12 है, R कैप 12 है। इसको हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। एवं Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल, तो ये क्या हो जाएगा, Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल क्या है, वेक्टर F12। तो इसका क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और इसका F21 का क्या है, तो इस दिशा में ये है, तो इसका एकांक सदिश हो जाएगा R कैप 21। इसको हम लोग समीकरण नंबर सेकंड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब आगे की ओर आओ, आगे की ओर चलते हैं। अतः यहां देखिए, यहां पर F21 तथा F12 दोनों का मान बराबर आ रहा है। दोनों का मान क्या है, बराबर है। दोनों का मान क्या है, बराबर है, लेकिन दिशा कैसी है, विपरीत है। एक इधर की ओर बल लग रहा है और दूसरा इधर की ओर बल लग रहा है। अतः हम कह सकते हैं, अतः दोनों आवेशों द्वारा लगाया गया वैद्युत बल, बराबर, परिणाम में बराबर किंतु विपरीत है।
किंतु क्या है, विपरीत है। एवं आर कैप 1 2 तथा आर कैप 2 1 बराबर किंतु विपरीत दिशा में एकांक सदिश है। क्या है, एकांक सदिश है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं आर कैप 1 2 बराबर का आर कैप 2 1। तो चूंकि एक दूसरे के विपरीत है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऋणात्मक चिन्ह लगा लेते हैं। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर कैप 2 1 बराबर माइनस का आर कैप 1 2, आर कैप 1 2। ये भी हम लोग समझ गए। आगे लिखते हैं अतः। अब इस समीकरण फर्स्ट या सेकंड में हम लोग R12 या फिर R21 का मान समीकरण फर्स्ट या फिर सेकंड में रख के देखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में R21 का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में R कैप 1 2 का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में आर कैप 1 2 का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, तो वेक्टर F21 इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आर कैप 1 2। इसमें हम 1 2 के स्थान पर माइनस का आर कैप 2 1 रख सकते हैं। तो आर कैप 2 1 बराबर क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर माइनस का आर कैप 2 1, आर कैप 2 1। तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर 2 1 बराबर माइनस का के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आर कैप 2 1। अब ध्यान से देखिए, तो ये जो हमारा मान है ये हमारा F12 के बराबर है, F12 के बराबर है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम वेक्टर F21 बराबर माइनस वेक्टर 1 2। क्या लिख सकते हैं, वेक्टर 21 बराबर माइनस का वेक्टर 1 2 लिख सकते हैं, माइनस का 1 2 लिख सकते हैं। अर्थात इसका तात्पर्य ये हुआ कि दोनों आवेश एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहा है, और बल कैसा है, समान है लेकिन विपरीत दिशा में है। ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये विपरीत दिशा की ओर प्रदर्शित कर रहा है। अर्थात बल कैसा है, दोनों एक दूसरे को समान बल लगाता है लेकिन एक दूसरे को विपरीत दिशा में बल लगाता है। अब यहां से आप वेक्टर F21 का मान लिखना चाहें तो इसका सदिश रूप लिख सकते हैं कि Q1 Q2 बाय R2 माइनस R1 का मॉड Q इंटू R कैप 2 1 माइनस R कैप 1। ये इसका हो गया R21 का वेक्टर रूप। या फिर आप F12 का लिखना चाहते हैं वेक्टर रूप, तो आप लिख सकते हैं के Q1 Q2 बाय मॉड ऑफ R1 माइनस मॉड R2 का क्यूब इंटू R1 माइनस R2।
तो ये है इसका सदिश स्वरूप, सदिश स्वरूप कह लीजिए या फिर रूप कह लीजिए, यह है इसका सदिश स्वरूप। तो आप लोग यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अध्यारोपण का सिद्धांत। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं इसको। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं इसको। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि अगर हम किसी निकाय में अगर देखें तो बहुत सारे आवेश होते हैं, बहुत सारे आवेश होते हैं। कोई एक आवेश तो हमारे पास होता नहीं है, बहुत सारे आवेश होते हैं। तो बहुत सारे जो आवेश होते हैं वो आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे पर बल लगाते हैं। तो वो एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं, तो किसी एक आवेश पर कितना बल लग रहा है इसको कैसे गणना करेंगे? तो यही हमें कहता है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत, अगर मान लीजिए कि ये कोई Q1 है जो Q0 पर बल लगा रहा है, दूसरा हमारा Q2 है जो क्या कर रहा है? Q0 पर बल लगा रहा है। Q3 है तो ये क्या कर रहा है? Q0 पर बल लगा रहा है। ये Q4 है जो क्या कर रहा है? Q0 पर बल लगा रहा है। तो इस पर लगने वाला टोटल बल कितना होगा? इस पर टोटल बल कितना होगा, इसके बारे में हम लोग को अध्यारोपण का सिद्धांत में पढ़ना होता है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि स्थिर विद्युत आवेश में सिर्फ दो ही आवेश को हम लोग एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, एक साथ सबको नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। और अध्यारोपण के सिद्धांत में कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप भी आता है। तो उसी के मदद से हम लोग क्या करेंगे? अध्यारोपण का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत लिख लेते हैं। क्या कहता है अध्यारोपण का सिद्धांत? तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है बहुल, बहुल का मतलब होता है एक से अधिक। बहुल का क्या मतलब होता है? एक से अधिक, एक से अधिक। बहुल आवेशों के किसी निकाय में, बहुल आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला, किसी एक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला परिणामी वैद्युत बल, लगने वाला परिणामी वैद्युत बल, परिणामी वैद्युत बल निकाय में स्थित अन्य आवेशों द्वारा, निकाय में स्थित अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल के सदिश के योग के बराबर होता है। वैद्युत बल के सदिश के योग के
बराबर होता है, सदिश के योग के बराबर होता है। क्या होता है? सदिश के योग के बराबर होता है। ध्यान से देख लीजिएगा, बहुल आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल निकाय में स्थित अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगने वाला विद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है। आइए हम लोग फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक निकाय है, कोई एक वस्तु है जिस पर Q0, Q1, Q2, Q3 और बहुत सारे कण होते हैं, इसलिए हमने QN ले लिया है। क्या ले लिया हमने? QN ले लिया। अब क्या होगा, इस Q नोट पर इसके भी द्वारा बल लगाया जाएगा, इसके भी द्वारा बल लगाया जाएगा, इसके भी द्वारा बल लगाया जाएगा और इसके भी द्वारा बल लगाया जाएगा। इन सभी आवेशों के द्वारा बल लगाया जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि Q1 द्वारा Q नोट पर जो बल लगाया गया, ये इसका सदिश, इसका फोर्स F01 है, F01 है। और ये Q2 से Q1 पर जो बल लगाया गया, ये हमारा वेक्टर F02 है। कितना है? वेक्टर F02। अब ये Q3 से Q1 पर जो बल लगाया जा रहा है, वो हमारा वेक्टर F03 है, 03 है। और ये M द्वारा जो लगाया जा रहा है बल, ये हम वेक्टर F0n है। कितना है? 0n है। अब इसके बीच की दूरी कुछ ना कुछ होगी, तो हम मान लेते हैं कि ये r होगा। क्या होगा? r होगा। बीच की दूरी क्या होगी? बीच की दूरी r होगी। तो इसको, चूंकि अब यहां से इधर बल लगा रहा है, तो इसका सदिश भी क्या होगा? इधर की ओर होगा। ये एकांक सदिश क्या होगा? इधर की ओर होगा। और तो इसका हो जाएगा R10। क्या हो जाएगा? R10। हम इसको लिख सकते हैं R20, इधर लिख सकते हैं R30, RN0। क्या हो जाएगा? N0। अब लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा कि हम लोग चूंकि कोई वस्तु है, उसमें कितना कण है? N कण है। 1 2 3 4 तो होता नहीं कि हम 1 2 3 4 कह ले, तो हम मान लेते हैं कि टोटल N कण है। अब इस पर क्या है कि इन आवेशों द्वारा किसी एक आवेश पर बल लग रहा है, तो इस पर कितना बल लग रहा है, इस बल को हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये कहां से करेंगे? अध्यारोपण के सिद्धांत से करेंगे। तो आइए चलते हैं आगे। मान लेते हैं, माना कि किसी निकाय में, Q0, Q1, Q2, Q3 डैश डैश करके Qn बिंदु आवेश स्थित है। क्या है? बिंदु आवेश स्थित है। बिंदु आवेश स्थित है Q नोट पर Q1, Q2, Q3 डैश डैश Qn द्वारा लगाया गया वैद्युत बल। क्या है वैद्युत बल? तो वेक्टर F01, वेक्टर F02, वेक्टर F03 और वेक्टर F0n। तो क्या हो जाएगा? क्रमशः वैद्युत बल क्रमशः वेक्टर F01, वेक्टर F02, वेक्टर F03, वेक्टर
वेक्टर एफ 0 n है, वेक्टर एफ 0 n है, वेक्टर एफ 0 n है। अतः 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 Q नोट पर आरोपित बल, कि अब Q नोट पर कितना बल आरोपित हो रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो Q नोट पर आरोपित बल कितना होगा, F नोट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, F नोट मान लेते हैं। तो ये वेक्टर F नोट बराबर क्या हो जाएगा, इन सभी सदिशों के योग के क्या होंगे, बराबर होंगे। इस पर लगने वाला जो बल होगा इन सभी बलों के योग के बराबर होगा। तो वेक्टर F नोट बराबर हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर F01 प्लस वेक्टर F02 प्लस वेक्टर F03 डैश डैश करके लिख सकते हैं, प्लस F0n। अब हम लोग जानते हैं वेक्टर F नोट 0, इसका मान क्या होता है, कि Q नोट Q1 बाय R01 का स्क्वायर, और वो हमारा सदिश स्वरूप क्या है, R10 प्लस ये इसका मान है, इसका मान क्या हो जाएगा, कि Q नोट Q2 बाय R02 का स्क्वायर, इसका सदिश स्वरूप क्या है, R20 प्लस इसका मान क्या हो जाएगा, कि Q नोट Q3 बाय R03 का स्क्वायर R30 कैप। ठीक इसी प्रकार हम लोग n का मान डायरेक्ट देख लेते हैं। तो K Q नोट Qn बाय R स्क्वायर 0n R कैप n0, R कैप n0। अब ध्यान से देखिए तो इन सब में K Q नोट और K Q नोट सब में कॉमन आ रहा है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, सब में कॉमन ले लेते हैं, K Q नोट सब में कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा, Q1 बाय R स्क्वायर 01 R कैप 10 प्लस क्या हो जाएगा, Q2 बाय R स्क्वायर 02 प्लस R कैप 20 प्लस Q3 बाय R03 का स्क्वायर R कैप 30 प्लस Qn बाय R स्क्वायर 0n R कैप n0। तो ये हमारा हो गया, हमने कॉमन ले लिया K Q नोट। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर F। अब इन सभी को एक साथ लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो इंटीग्रेशन करते हैं या फिर हम लोग समीशन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, समीशन लगा देते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, K Q नोट, इसके लिए हम लोग समीशन लगा लेते हैं, जहां I बराबर 1, I बराबर क्या लिख लेते हैं, एक I मतलब इनिशियल, और ये कहां तक गया है, तो n तक गया है। कहां तक गया है, n तक गया है। तो फाइनल क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और Q सब में Q है, तो Q 1 से है, तो Q इनिशियल बटा R स्क्वायर 0 टू इनिशियल, 1 मतलब 1 मतलब इनिशियल, और R कैप इनिशियल 0। तो ये हमारा हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या हो गया, अध्यारोपण के सिद्धांत का फॉर्मूला आ गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे, विशेष बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आवेश का वितरण पढ़ने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को पढ़ने वाले हैं, एवं उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, विशेष बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।